बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हुसैन हक्कानी साहब ने वीज़े दिए नहीं दिए, CIA के लिए काम किया नहीं किया, लादेन यहाँ थे नहीं थे, मारे गए थे, ब्रीच हुआ नहीं हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत सारे मौज़ूआत पार्लियामेंट के अंदर आज ज़ेर बहस रहे हैं। बड़ी धुआंधार तकरीरें भी हुई हैं इसके ऊपर, और ये मामला जब से सामने आया, जब से ये आर्टिकल हुसैन हक्कानी साहब का सामने आया, पाकिस्तान के अंदर एक सोई हुई बहस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमीशन बनाएंगे। इसी के ऊपर इस पार्लिमानी कमीशन के हवाले से खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, MKM रजामंद है इसके ऊपर। ये पार्लिमानी कमीशन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो रिपोर्ट जो एबटाबाद कमीशन की थी वो आ पाएगी नहीं आ पाएगी। इसी तरह से जो डॉन लीक्स का मामला है वो हल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फौजी अदालतों का मसला आएगा कि नहीं आएगा, पनामा का फैसला होने वाला है, उसके ऊपर बहुत अहम है ये गुफ्तगू। और आज इस गुफ्तगू के लिए, इन तमाम सवालात के लिए सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी, ये जो हुसैन हक्कानी साहब के लिए आपने कल कह दिया कि वो गद्दार है, और वो कहते हैं कि मेरा किसी ने आर्टिकल ही नहीं पढ़ा और मुझे गद्दार कह दिया, क्यों कहा आपने उनको गद्दार? पहले तो मुझे कोई ऐसी थॉट नहीं कि किसी भी शख्स को मैं गद्दार कह दूँ। जब मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं किसी भी कभी ये मोहब्बत वतन है। मैं तो सबको पाकिस्तानी समझता हूँ, मज़े वतन समझता हूँ। आपने उनको गद्दार नहीं कहा? मेरे ख्याल में मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। बाकी जो बातें थी कि जो मुल्क की सिक्योरिटी है या मुल्क के ऐसे इशूज़ है, उस पर अगर कोई आर्टिकल लिखता है जिससे पाकिस्तान डैमेज होता है, वो नहीं होना चाहिए, उसकी इनकारी होनी चाहिए। तो आज हुकूमत की तरफ से एक सीनियर मिनिस्टर ने ये बात की है कि कमीशन करने की, तो मैंने खड़े होकर उसको वेलकम किया है। तो होना भी चाहिए, ये चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में आना, किस तरीके से वो आया, कौन दे के आए उसको, कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, कौन उनसे मिलते थे। और फिर आपको ये भी याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहब हमेशा कहती थी कि उसामा बिन लादेन के थ्रू मेरी हुकूमत का ख़ात्मा करना चाहते थे। आपको याद होगा मोहतरमा ने काफ़ी मरतबा इस बात का अंदिया दिया था। तो वो सारी बातें हैं। उसके बाद डॉन लीक है, उसकी बातें हैं। उसके बाद ये हुसैन हक्कानी का ये आर्टिकल है जिसमें उसने ये कहा है, वो है, मेमो स्कैंडल है, वो सारी चीज़ें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसामा बिन लादेन के इस जो ऑपरेशन हुआ था, इस पे एक जुडिशल कमीशन बनी थी, इसका एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो था, वो हेड था, वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मौजूद पड़ी है, उसको भी उसमें आना चाहिए, ये होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, क्यों न बने। उसमें कमीशन बना था, उसने रिपोर्ट मुरतब की और उसके बाद वो खूह खाते चली गई, वो उसका तो अभी आएगी, अभी तो आना चाहिए ना। तो आप ये कहते हैं कि इस बयान के बाद अब उस आना चाहिए। देखें, ये चीज़ें आनी चाहिए, खुल के सामने आनी चाहिए, लोगों से छुपाना नहीं चाहिए। जो भी माजी की गलतियाँ अगर किसी की हैं भी, तो उसको स्लेट साफ करके आगे बढ़ना चाहिए, मगर किसी के खाते तो लगना चाहिए। लेकिन शाह जी, आपको लगता है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि हुसैन हक्कानी साहब का मामला तो इन्वेस्टिगेट करें कि वीज़े किसने दिए, कैसे दिए, मतलब ये भी उन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस के एड्रेस के ऊपर कुछ उन्होंने वीज़े जो थे वो इशू किए। अब खुदा जाने किसके, तो ये इल्ज़ाम सिर्फ उन पे नहीं तो सब पे आ रहा है आपकी जमात के। मैं इसमें बात ज़्यादा करने के लिए तैयारी नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कमीशन बनना चाहिए, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी सारी कि ये वीज़े हुए नहीं हुए। हुसैन हक्कानी ने तो अपने आर्टिकल में आने से पहले 2011 मई में उसने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने डिनाई किया था ये बातें सारी। उसमें तो एम्बेसडर थे, तो उसको हटाया गया। और यहाँ पे भी जब वो आए थे तो बुलाया गया था, तो उसको वो वापस चले गए और ECL पे उसका नाम था, तो उसको इजाज़त दी गई जाने की यहाँ से। किसने दी थी इजाज़त? वो किसने भी दी, सारी चीज़ें आएंगी ना। हो रहा था इधर इसका ECL पे नाम होता, तो आज उसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये बात की है। कम से कम मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। यूसुफ रज़ा का स्टेटमेंट पढ़ के मुझे ये पता पड़ा कि वो पाकिस्तान उसके बाद आया हुआ था, और जहाँ से वो चला गया तो उसका नाम ECL पे था। ये आज इंकशाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया है।
تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو ہم تو پہلے دن سے چیختے آتے ہیں کہ بھائی سارے مسئلے کہیں اور لے کے جانے کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر لے آئے. پارلیمنٹ کی جوائنٹ ہماری کمیٹی بن جائے گی اور ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہی سیزن پالیٹیشینس موجود ہیں. مسلم لیگ نون میں بھی ہیں, تو پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, تحریک انصاف میں بھی ہیں, ایم کیو ایم میں بھی ہیں, جے یو آئی میں بھی ہیں, شیر پور صاحب بھی ہمارے پاس موجود بیٹھے ہیں, اور اے این پی میں بھی ہیں. بہت سے اچھے پولیٹیشین ہیں, محب وطن پولیٹیشین ہیں. ان کے پاس بھی جب بات جائے گی تو انشاءاللہ آپ کلیئر کو ہو جائے. ویسے مشا جی آپ کو لگتا ہے کہ اکیلے حسین حقانی جو تھے وہ یہاں پہ سی آئی اے ایجنٹ بھیج بھی سکتے تھے, وہ یہاں پہ آپریٹ بھی کر سکتے تھے, پھر ان کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا اسامہ بن لادن کی نشاندہی بھی ہو سکتی تھی اور وہ سب کچھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک شخص ہو یا دو شخص ہو یا تین شخص ہو, آسماں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو اس کے پیچھے بہت سے ہوں گے, اور سویلین تو اکیلے ہو نہیں سکتے. پھر بھی اگر اس میں ہم دیکھ لیں کہ کوئی سویلین منسٹر ہو, ڈیفینس منسٹر ہو یا انٹیریئر منسٹر ہو, وہ ہو نہیں سکتے. اس کے پیچھے پھر بہت سے عوامل شامل ہوں گے. تو یہ کمیشن اس لیے بہتر ہے, جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. یہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. اب کتنا گورنمنٹ اس میں سیریس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ میں نے تو بڑا اس کو اوپن کر دیا ہے نا, ڈان لیگ بھی آ گیا ہے. اچھا ہوگا نا, پارلیمانی کمیشن ہوگا تو کم از کم سب چیزیں سب کے اپنے کا میڈیا کے سامنے سب کچھ ہوگا, تو ڈان لیگ کو ٹرائل تو ہوگا نا پھر ابھی سب۔ ریسنٹلی پھر کور کمانڈر میٹنگ میں ڈسکس کیا گیا. جی ہاں, ریسنٹلی تو اس کے اوپر تو گورنمنٹ نے کوئی بات نہیں کی اس کی. نہیں, میں کیوں کہوں گورنمنٹ بات کرتی ہے. میں تنقید ابھی بھی گورنمنٹ کے اوپر بھی کرنا نہیں چاہتا. اب جب میں نے کہہ دیا کہ کمیشن بنے تو پھر کمیشن بنے, پھر بیٹھ کے باہر باتیں کرنا, میڈیا میں باتیں کرنا کہ یہ ہے جی یہ نہیں. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے مزید اس پر ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن شاہ جی, اسامہ بن لادن کی موجودگی یہاں پہ, اس بات کو تو سب اگنور کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آیا کیسے, لایا کس نے, رکھا کس نے, گیا کیسے, اس کی بیوی تھی وہ یہاں سے پھر کیسے باہر گئی, اس کے بچے یہاں سے کیسے باہر گئے. یہ ساری چیزیں آسماں آئیں گی. میں پاگل تو نہیں ہوں کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کی ہوگی. میں ایک سیاستدان ہوں, میں سمجھتا ہوں, اہمیت سمجھتا ہوں ایشو کی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے نا, اس لیے پارلیمنٹ سے بڑھ کر, میں تو پارلیمنٹ سے بڑھ کر کسی ادارے کو نہیں سمجھتا. اور زرداری صاحب کے اوپر بھی بہتان لگائے جا رہے ہیں. سب کلیئر ہو جائے گا. زرداری صاحب بھی کلیئر ہو جائے گا, میاں صاحب بھی کلیئر ہو جائے گا, میاں صاحب کی کیبنٹ بھی کلیئر ہو جائے گی, ہماری کیبنٹ بھی کلیئر ہو جائے گی. دوسرے لوگ ہیں کوئی تو وہ بھی آ جائیں گے, امریکنس ہیں تو وہ بھی آ جائے گی, سی آئی ہے تو وہ بھی آ جائے گی, آئی ایس آئی ہے تو وہ بھی, سارے آ جائیں گے. تو پھر اس میں بحث کرنا یا زیادہ تبصرے کرنا, وہ تو آپ نے تو ایک اور بات بھی کی نا آج, کہ اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے بی بی کی حکومت ختم کرانے کے لیے, اس معاملے کے اوپر بھی وہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی کی نا, جائے. وہ ساری ہوگی. وہ جو پہلی عدم اعتماد تھی اس کے اوپر, اس پہ تو سنا مولانا فضل الرحمان تو گواہ بھی ہیں کہ ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی, نہیں؟ یہ میں آپ کو آسمان پھر کہتا ہوں کہ اب ایک چیز کو میں نے بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ, اس میں کبھی کبھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جب پارٹی ذمہ داری دیتی ہے, تو میں نے یہ بڑی اوپن ہارٹ کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ میں نے یہ آفر ایکسیپٹ کی ہے. اب یہ ساری جو آپ باتیں سوال پوچھ رہی ہے, یہ سوالات اس وقت کی کمیٹی کے پاس بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمیٹی بن جائے گی, آپ بننی زور چاہیے. دیں گے؟ اب تو کمال ہے, حکومت نے اتنا بڑا آفر کیا, حکومت نہیں کرتی تو پھر حکومت کو تو پھر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ان کے پیچھے کیا ہے کہ واقعی سیریسلی یہ کرنا چاہتے ہیں, پارٹی کے خلاف مقدمات کھلوانا چاہ رہے ہیں, میمو گیٹ کو واپس لانا چاہ رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں اور اداروں کا احتساب وہ چاہتے ہیں اس کمیشن کے ذریعے سے؟ دیکھیں, اور ادارے ہوں, پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, سب اس میں ہوں گے نا. تبھی تو پارلیمنٹ پارٹی کو میں نے بڑی اوپنلی سپورٹ کیا کہ ہونا چاہیے, صاف ستھری سلیکٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے وزیر اعظم نے, یاد ہے آپ کو جو فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ دیا تھا گیلانی صاحب نے, کہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ جو ہے وہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو سکتی ہے, وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے. وزیر اعظم نے کیوں کہا تھا, کس لیے کہا تھا, وہ کہا, میموز کے اندر کے زمانے میں وہ باتیں آئی تھیں. اسامہ بن لادن کے بعد کی بات ہے یہ, ان کا جب پتہ چلا کہ وہ مار دیے گئے ہیں.
اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس تھا شاہ جی، کتنی ہماری آپ کو نہیں لگتا کہ ستم ظریفی ہے کہ طیارے آئے، انہوں نے ایک پورا سفر طے کیا، انہوں نے یہاں پہ آ کے مارا، 36 منٹ کے اندر آپریشن کیا اور ہماری سوورینٹی خود مختاری اب کو مجھے چیلنج کر کے واپس چلے گئے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سوالات پیپلز پارٹی کے اوپر ہے یا کسی ادارے کے اوپر ہے. تو یہ ساری چیزیں ونس فار آل یہ ڈسکس ہونی چاہیے. ڈان لیگز پہ آپ نے بات کی ہے، تو ڈان لیگز پہ جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے وہ تو چودھری نثار صاحب کے پاس ہے، وہ تو سامنے نہیں آ رہی ابھی تک. یہ چیزیں ساری جب چھپ جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، تب وہ نہیں آتا. آپ نے دیکھا کہ ایک رپورٹ تھی محمود الرحمان کمیشن کی، بھٹو صاحب نے اس کو روک دیا تھا، کیونکہ اس کمیشن کی رپورٹ اگر آج آپ پڑھ لیں گے تو اس وقت آپ چلے جائیں 1970 میں جی پاکستان ٹوٹ چکا تھا، اور اس وقت یہ رپورٹ آ جاتی تو کیا قیامت نہیں ہوتی. اس رپورٹ کو اگر آج پڑھ لیں تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا، اور پاکستان کے اس وقت 90,000 قیدی بھی تھے، وہ زمین بھی ہندوستان کے قبضے میں تھی، پاکستان بڑا کمزور تھا. یہ اس وقت رپورٹ بنی تھی اور بھٹو صاحب نے اس کو روک دیا تھا کہ یہ باہر جائے گی تو ایک قحط پڑ سکتا ہے، ایک جہت ہو سکتی ہے، ایک خون ندیاں بھی بڑھ سکتی ہے، لڑائیاں سویلین وار بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن وہ جو پبلک ہوئی تو وہ بھی پاکستان میں نہیں ہوئی، 2000 میں وہ کہیں باہر سے ہی ہوئی پھر. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ کمیشنوں کی رپورٹیں جو ہیں وہ پڑی رہتی ہیں، اور کبھی کیا ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے میں وہ مدد نہیں دے سکتی ہیں وہ ایسی رپورٹیں؟ وہ درست کوئی نہیں کر سکتا، ہم اپنے آپ کو کر سکتے ہیں مل کے. یہ چیزیں ایک دوسرے کو کم تر دکھانا، ایک دوسرے کو ڈچ کرنے کی کوشش کرنا، اس معاملے میں لانا، پھر خود بھی پھنس جاتے ہیں. کل بھی اگر کوئی بات ہوئی تو کسی نے حسین حقانی کی وکالت نہیں کی تھی، یہاں کنڈیم ہی کیا تھا، چاہے پیپلز پارٹی تھی یا کوئی جماعت تھی، کنڈیم ہی کیا تھا اس کو. تو آج پھر یہ بات آنا اچھی بات تھی میرے لیے. گڈ موو فار گورنمنٹ، اچھی گورنمنٹ نے موو کی ہے کہ کمیشن. ایسا تو نہیں کہ پاناما سے توجہ ہٹانے کے لیے پاناما ایک بہت بڑا الگ پہاڑ ہے، وہ توجہ کتنی بھی ہٹانے کی کوشش کی جائے تو وہ تو جب کھلے گا تو چاہے ادھر کھلے یا ادھر کھلے، ایک بہت بڑا وہ بھی ایک باعث ہوگا، بہت بڑا. وہ کھل ہی نہیں رہا نا سر، وہ تو سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن ادروائز نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں پاناما کے اوپر ضرور بات کرتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں آپ کی اجازت سے. اس کے بعد پھر شاہ جی نے کہا ہے کہ ویلکم کیا ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو کہ تحقیقات کرے حسین حقانی صاحب کے سٹیٹمنٹ کی اور اسامہ بن لادن کی یہاں موجودگی کی، تو اس کو وہ ویلکم کرتے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ پارلیمان کی ساری جماعتوں نے آج اس کو ویلکم کیا. کیا حکومت یہ سٹیپ اٹھا پائے گی؟ یہ بہت بڑی آفر حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، یہ بھی شاہ جی نے کہا ہے. سو ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاناما کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں پھر سعودی عرب فوج بھیجنے کی جو اطلاعات ہیں وہ، اور پھر سابق آرمی چیف کیا واقعی 41 یا 37 ملکوں کی جو فوج ہے اس کے سربراہ بننے جا رہے ہیں، اور کیا حکومت ان کو NOC دے رہی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ جی، پاناما کے اوپر اگر ہم بات کریں اور اس کے بعد دیگر موضوعات بھی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا جو کہ ابھی تک محفوظ ہے، اس فیصلے کو اب باہر آ جانا چاہیے تھا اب تک؟ دیکھیں، قانون تو ہم سب کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ عدلیہ ہے، اس کو جتنا جلد ہو سکے اس فیصلہ لے کے آنا چاہیے. جتنا دیر کریں گے تو اس میں شکوک و شبہات عدلیہ کے لیے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. عدلیہ کو جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے عدلیہ نے جتنے بھی سیاسی کیس، یہ بھی سیاسی ہے تقریباً، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، کرپشن بھی تو تو ہمارے جتنے کیس تھے تو آپ نے دیکھا کہ کھڑے کھڑے بھی وہاں ہمیں سزائیں دی گئی اور کوئی بھی دیر نہیں کی گئی. اور باقی بھی ماضی میں جتنے کیس دیکھیں کہ اس کا ڈیسیشن 3 دن 4 دن 5 دن. اور بھٹو صاحب کا کیس بھی آپ نے دیکھا کہ جب اس کو سزا دی گئی، جب فائنل ہوا تو کوئی
एक हफ्ता भी स्टे नहीं किया लोगों ने। तो ये इतना बड़ा केस तो नहीं है, ये तो बड़ा खुली किताब की तरह केस है, खुली किताब की तरह। अब उस केस में भी अगर अदलिया इतना देर करके बैठेगी तो शक्कों को शुबहात जन्म देते हैं। नेचुरली इसमें लोगों का जो मॉरली इस केस में लोगों ने अपना जहन बनाया है वो कोई और बनाया है, और अगर कोई फैसला ऐसे वैसे आता है तो इसमें से बहुत कुछ क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें, जहाँ तक केस को सुन के और केस की हेयरिंग को सुन के, केस में आर्गूमेंट को सुनते हैं, तो केस तो ओपन नज़र आता है ना, हर चीज़ मौजूद है, रिकॉर्ड पे है। और मियाँ साहब ने अपने केस को और ख़राब करते हुए जो कतरी का जो वो लेटर एक आया, दूसरा आया, जिसका जिक्र कहीं नहीं था, कहीं अपने स्पीचेज में नहीं, कहीं अपनी प्रेस में नहीं, कहीं अपने डिस्कशन में नहीं, इंटरव्यूज़ में भी नहीं, इंटरव्यूज़ में नहीं, जो उनके मिनिस्टर्स बोलते थे उसमें भी जिक्र नहीं, वो आया। फिर कतरी को घोड़ा भेज दिया तोहफे में उस वक्त में। तो या कतरी यहाँ आए तो उनकी मुलाकातें हुई, फिर वो लाहौर गए, उनको एंटरटेन किया गया और उसको पूरा उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनको शिकार गाहें फैसिलिटेट की गई। तो ये सारी चीज़ें जज इतने भी पट्टी कानून के अंदर काली पट्टी बंदी होती है, हमने बचपन से देखा है। तो कानून के अंदर वो बगैर देखे, बगैर किसी, उसका मकसद ये है, फ़िलासफ़ी ये है, काली पट्टी जब बंदी होती है तो वो सामने बड़ा आदमी, गरीब आदमी नहीं होता, उनके लिए जो कान सुनते हैं प्रॉपर, बस वो उसी को भी फैसला समझते हैं। तो आपके ख्याल में फैसला क्लियर है कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है? प्राइम मिनिस्टर उसमें ना हो सकते ये हैं तो या? नहीं कह सकता कि क्लियर है या नहीं है। जो आर्ग्यूमेंट हुई है उसके बिना पे मैं ये बातें कर रहा हूँ कि ये कुछ हो सकता और है। अगर कमीशन बन गया तो देखें, यही तो है ना, तो सोशल मीडिया में आते हैं, दो चीज़ें हैं, या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात आएगी या नवाज की बात होगी, एक तो। अच्छा, वो सोशल मीडिया वाला किसी वक्त में आपको याद होगा कि कहा जा रहा था जब शहीद भुट्टो का केस चल रहा था, कहते थे कि एक कब्र है, दो लाशें हैं, तो उसमें कौन सी, दो शख्स हैं तो कौन उसमें जाएगा? तो उसमें नेचुरली कब्र एक थी। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते तो आपका ख्याल है कि सुप्रीम मैं कोर्ट ज़्यादा की बात आएगी? मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। जो बात समझते हैं, जो आप समझते हैं। शाह जी, अगर प्राइम मिनिस्टर नाअहल होते हैं तो आपको लगता है कि उस सूरत में वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं और वो खुद आवाम से रब्ता कर सकते हैं? ये मिसाल हमारी सामने है आपके कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्तीफ़ा दिया तो हमने नया प्राइम मिनिस्टर ले आए। आपके ख्याल में नया प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं? इसमें कोई मसला नहीं, उनका टेन्योर है, उनका राइट है, उनको मैंडेट मिला हुआ है 5 साल का, लेके भी आ सकते हैं, फिर नया प्राइम मिनिस्टर ला के डिसॉल्व भी कर सकते हैं। नया प्राइम मिनिस्टर तो नाअहलियत की सूरत में ज़रूरी होगा, जो भी होगा, क्योंकि अगर डिसॉल्व भी करना होगा तो वो ही करवाएगा। बट आपको लगता है कि इसके इम्कानात मौजूद हैं? क्योंकि अभी तक इन लोगों ने, इनके जो टारगेट्स से जो पब्लिक से इन लोगों ने कमिटमेंट की थी, देखो पब्लिक को आज तक इन लोगों ने कुछ दिया नहीं जो आम आदमी को देना चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, जैसे इन लोगों ने सस्ती रोटी की बात की थी और वो बंद कर दी लोगों ने। इक़्तिदार के लिए लोगों ने ये नारा लगाया था, बहुत बड़ा नारा था पंजाब को, कि देखे जी हम सस्ती रोटी ला रहे हैं, जिसमें करोड़ों अरबों का स्कैंडल हुआ, मगर वो दब गया। और फिर दानिश स्कूल के नाम से इन लोगों ने चलाया था, वो ख़त्म हो गया। और फिर बिजली का इन लोगों ने स्लोगन दिया था कि हम बिजली 6 महीने के, पहले तो कहा 90 डेज में, फिर कहा 6 महीने, फिर कहा 1 साल, फिर कहते 2018। वो भी नज़र नहीं आता। इस वक्त तीनों सूबों में अगर आप एवरेज लोड शेडिंग देखेंगे तो 12 घंटे एवरेज लोड शेडिंग है। और इन लोगों ने कहा था ये भी कि जो डेट सर्विस है, जो डेट सर्कुलर डेट है वो 480 है। अब अगर ये ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह ताला एक तो बिजली की लोड शेडिंग पर बड़ा असर होगा और लोड शेडिंग नहीं होगी, और दूसरा ये होगा कि हम लोड शेडिंग को कंट्रोल कर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला कोशिश तो कर रहे हैं कि 2018 तक ये हो जाए। हाँ, अगर वो भी नहीं होती, अभी इनके पास 350-400 मेगावाट बिजली नहीं है। लोड शेडिंग, एवरेज लोड शेडिंग पंजाब में ये कोशिश कर रहे हैं, लाहौर, फैसलाबाद और
गुजरावाला जो बड़े बड़े उनके हब हैं उनमें लोड शेडिंग को कम, वहाँ भी आज 4 घंटे 6 घंटे लोड शेडिंग है। सही है। और जब इलेक्शन होगी 3 महीने का अरसा होगा, जो बीच का पीरियड होगा वो बड़ा ख़तरनाक होता है, उसमें कोई किसी का नहीं होता। यानी फैसला भी आ रहा है और गर्मी भी आ रही है और लोड शेडिंग भी आ रही है, मुश्किल हालात है ये। है कि ये उसको पूरा नहीं कर सके हैं। और ये जो क्वादर का वायदा किया CPEC का, अभी मैंने आज भी ये बात की है कि देखें ये जाति ये कर रहे हैं कि इनके पास इतना कुछ जिनको मिला है वो सारा पैसा ये लाहौर ले गए। दुरुस्त। ग्वादर जो जिसकी वजह से इनको कुछ मिल रहा है वहाँ पे अभी ज़ीरो है। जहाँ वहाँ पे आज भी मुझे एक ग्वादर का हमारा पार्लियामेंटेरियन वो मुलाजिम के यहाँ ग्वादर भी टच होता है, वो कहते हैं कि आज भी हमारे पास 10,000 का एक टैंकर बिकता है। जी वहाँ तो पानी की बोतलें जो हैं वो चोरी होती हैं, तो बाकी आप देख लें कि क्या होगा। ये अंदाज़ा है कि वो वहाँ भी पानी नहीं दे सकते हैं और वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है। वरना 3 साल के अंदर जब से CPEC का 2 साल से हुआ है सबसे पहले वहाँ काम होना चाहिए था, मगर वहाँ कुछ नहीं हुआ है, ज़ीरो प्रोग्रेस है। तो ये बड़ा मुश्किल लगेगा, ये कोशिश करेंगे कि ये 16-17 महीने के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया हम पंजाब में 3 घंटे पे ले आए और दूसरे सूबे में 8 घंटे। लेकिन शाह जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए देखें ना, अब अगर सियासी हुकूमतें आएँ, कभी उनको मेमो गेट का सामना, कभी उनको डॉन लीक्स का सामना, कभी उनको ज़ाहिर है बहुत पनामा तो खैर एक बहुत बड़ी करप्शन की स्टोरी है या पूरी दुनिया में उसका चर्चा है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए तो हर्डल्स रहती हैं करने के लिए। देखिए तो मैं समझता हूँ कि हमने जिस स्पिरिट का मुजाहरा किया है और पार्लियामेंट को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, स्ट्रेंथन किया, उस पर इल्ज़ाम भी हम पे है, अभी भी हैं, अब भी खास करके मेरी ज़ात के ऊपर आता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस सिस्टम को जहाँ आगाज़ किया था उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं की, लड़ाई की, शहीद हो गए। बीबी ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की, शहीद हो गई इस सिस्टम के लिए। तो ये सिस्टम अगर हमने कंटिन्यू किया जिस हालात से भी 5 साल 5 साल 5 साल, तो 3 4 5 मरतबा अगर ये सिस्टम चल पड़ता है तो ये जो प्रेशर है, जो बातें हैं, जो आज भी डिस्कस हुई है, कल भी डिस्कशन होती है, ये हमें रिफॉर्म करता जाएगा। बिल्कुल रिफॉर्म होते जाएंगे, ऐसे ऐसे ठीक होते जाएंगे, समझ जाएंगे क्या है। जैसे अभी 2 MLA लड़े हैं, आज खड़े होके एक माफ़ी मांगने के लिए बात हो रही थी कि मांग रहेगा खड़े होके, तो कल दूसरा इस बात का एहतियात करेगा कि जी फिर हमें इसकी रुसवाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिस्टम के साथ ठीक होंगी और सिस्टम को दुनिया में भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो कंटिन्यू करे। जहाँ भी ये सिस्टम आया है वहाँ उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। अच्छा, लेकिन शाह जी ब्रेक से पहले सिस्टम के लिए आपने कुर्बानी भी बहुत दे दी है। जरदारी साहब गए थे, वापस आ गए, पीपल्स पार्टी की बदनामी बहुत हो गई, पंजाब के अंदर टोटली सफाया हो चुका है आपकी पार्टी। साहब वापस आए हैं तो आपकी पार्टी के अंदर भी सुना है काफ़ी उसके अंदर खलफिशार है कि बिलावल को काम करने दिया जाए ना कि जरदारी साहब को। तो उन्होंने सिस्टम के लिए मुफाहमत तो उन्होंने की थी असल में। देखें, जहाँ तक बिलावल साहब का है, बिलावल साहब हमारे पंजाब को लीड कर रहे हैं। जरदारी साहब उनके एल्डर हैं, बड़े हैं और वो चेयरमैन हैं हमारे 4P के, उसका भी बड़ा रोल है क्योंकि बाप बेटे हैं। ये लोग वो हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये अंदर से ये चीज़ हो रही है, मगर इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी और मिलके ही हमें चलना है। और अगर बाप बेटे भी मिलके नहीं चल सकते तो फिर हम कैसे आपस में मिलकर। तो वो तो सुना है मिलके नहीं चल पा रहे, मतलब नहीं क्यों नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी से तो लग रहा है शाह जी, अगर ना माने तो भी नहीं। पॉलिसी से बाप बेटे में भी इख्तलाफ जरूर होता है, तो अल्टीमेटली किसी चीज़ पे आना पड़ता है। बिलावल की सुनी जाती है, मियाँ बीवी में भी इख्तलाफ होता है पॉलिसीज पे, मगर फिर बाद में जब मियाँ मान जाता है या बीवी मान जाती है, तो बाप बेटे में भी होता है, 2 भाइयों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है इख्तलाफ, कहीं ना कहीं जगह पे जाके एक जगह पे आना पड़ता है। सर हम बात कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब से, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम कुछ और बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिसमें कि साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ साहब, उनका सऊदी अरब जाने का मामला भी है और मरदमशुमारी के ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रुकने असम्बली भी सीजन पॉलिटिशियन जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब से। शाह जी, आपने ये बात की बहुत सारी, और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी बीच में रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बातें भी होती रही हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि अभी हाल ही में पता चला कि बाहर से खबर आई कि पाकिस्तान की एक ब्रिगेड जो है जा चुकी है। आज वज़ीर दिफा ने उसकी तरदीद की कि नहीं, कोई सऊदी अरब नहीं गई है और पहले से मौजूद है। आपकी इत्तलात क्या है, क्या वाकई कोई दस्ता गया है यहाँ से? देखिए, हम तो अखबार से पढ़ते हैं, अखबार से पढ़ते हैं, और आज जब ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर ने ये तरदीद कर दी कि नहीं गया है, तो उस पर जिद भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तस्लीम कर लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऑथेंटिक प्रूफ आ जाए तो नेचुरली फिर बात हो सकती है। और वाकई इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान ने अपने इंस्टॉलमेंट में जो साइन किए हुए हैं 74 में भी जो एक मेमोरेंडम साइन हुआ था मुसलमान कंट्रीज़ का आपस में, शहीद भुट्टो ने जो इस्लामिक, उसमें ये हुआ था कि मुस्लिम कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कोई मुस्लिम कंट्री किसी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो वो लेकिन सर ये तो इस्लामी इत्तेहादी फौज की बात हो रही है और उसके तो अंदर दस्ते भेजने अभी की, यमन है ना, यमन के खिलाफ यमन है ना, मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ वहाँ जाके 35 या 37 मुल्कों की, जिसमें ईरान भी ना हो, इराक भी ना हो, और शाम भी नहीं है, यमन भी नहीं है, लेबनान भी ना हो, लिबिया भी ना हो, तो 6-7 बड़े मुल्क मुसलमानों के ना हो, तो ये एक बड़ी बात होगी। मगर राहिल शरीफ अगर जाएंगे तो सबसे पहले तो उसको GHQ जो है वो क्लियर करेगा कि वो रिटायर्ड जनरल है, तो जा सकता है नहीं जा सकता है, क्योंकि सर्विंग जनरल हुकूमत से भी तो उनको परमिशन क्यों नेचुरली वो उसका सबसे बड़ा रोल होगा GHQ का, कि वो क्या अलाउ करते हैं नहीं करते हैं किसी रिटायर्ड जनरल को कि किसी भी फौज का सरबराह बन जाए रिटायर्ड जनरल, तो ये बड़ा एक हिंड्रेंस होगा बीच में। NOC तो गवर्नमेंट ने देनी है और खबरें निकलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन NOC जिसने देनी है वही खबरें निकाल रहे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट से निकल रही होती है। इससे निकालते हैं बास हो जाए फिर वो प्रोटेक्ट हो जाए। मगर ये NOC तो गवर्नमेंट दे भी दे अगर दबाव भी आ जाए कि जी हमें चाहिए, मगर वो GHQ की अपनी पॉलिसी है, वो उनकी पोजीशन भी होगी कि वो क्या पोजीशन लेते हैं। क्या ये कल कोई रिटायर्ड जनरल और हो जाएगा, क्या वो जा सकेगा उस रिटायर्ड जनरल उस मुखालिफ अलायंस के अंदर जो एक और मुसलमान मुल्क की तरफ से पाकिस्तान का जनरल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इस बात पे भी सेंसिटिव है, पाकिस्तान की जो मुस्लिम है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस बारे में वो पाकिस्तान की फौज बहुत मरतबा सोचेगी। आपके ख्याल में जाना चाहिए वैसे जनरल राहिल को? मैं देखें, हमारे मुल्क की एक पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस की, तो उसको भी देखना पड़ेगा ना कि हमें जाके पार्टी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। और फिर इतनी बड़ी फौज के सरबराह रहने के बाद आप एक कंट्रोवर्शियल आर्मी के बन जाए सरबराह, तो राहिल शरीफ को खुद भी ख्याल करना चाहिए। पैसा आनी जानी चीज़ है, दौलत आनी जानी चीज़ है, जो एक मरतबा कौम का एतमाद बहाल रख ले, बहाल अपना ले ले और इज्जत अपनी कौम से ले ले, उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, तो इंसान को तो आखिर जाना है ना, नाम तो इंसान का क़यामत तक चलना है, तो किस सूरत में चल रहा है, किस शेप में आ रहा है वो नाम, तो जनरल राहिल शरीफ को भी 10 मरतबा सोचना पड़ेगा इस बात पे। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सिंध की तरफ आती हूँ, नेशनल एक्शन प्लान के साथ भी, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर कल वहाँ गए थे, इससे पहले वो ठट्ठा भी गए थे, और आपने देखा तो अब PMLN की एक बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है सिंध के अंदर, और वो कह रहे हैं कि अब वहाँ पे पैरेलल हर जगह से इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी कैसा सोच रही है? देखें, मियाँ साहब ने असल में बड़ी देर कर दी है, इसको कोई अच्छा नहीं समझता, कि वो समझते हैं कि अपने आप को सेव करने के लिए कहते हैं कि मैं सिंध में जा, क्या 4 साल में सिंध में कोई आदमी आया, आप भी यही कहते तो कोई मुकमुका होगा सर जो मतलब आपको वो छेड़ना नहीं चाह रहे होंगे, आप उनको नहीं छेड़ना चाह रहे होंगे? नहीं, कोई ऐसा मुकमुका अच्छा, उसने देखें, अब चलो वहाँ तो मुकमुका है, आपका जो नीचे वाला साउथ पंजाब उसमें कौन क्या है, उसमें क्यों नहीं गए, उधर भी तो नहीं गए ना, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं ये चीज़ अनाउंस की, बलूचिस्तान में क्यों जाके इस किस्म के प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं किसी MNS जो उनके MNS उनके पास जाते हैं,
वो इसलिए कि तो अब सिंध में जाने की सिंध वजह में जाने के लिए कि पीपल्स पार्टी को ऊपर प्रेशर बढ़ना, हमें तो खुशी होगी, एक पॉलिटिकल जमात आ रही है, खुशी होगी। अगर वो पैसे देता है सिंध के लिए तो मेरी सिंध आबाद होगी ना, मेरी सिंध में खुशहाली होगी ना, मेरी सिंध में डेवलपमेंट होगी ना। तो ये लोग तो आसमा, मैंने आज पार्लियामेंट में भी कहा कि ये गैस तक सिंध में देने के लिए तैयार नहीं, जबकि गैस सिंध की है। हम तो बड़े फराख दिल लोग हैं, बड़े वफादार लोग हैं सिंध वाले, हम इस बात को नहीं देखते। सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोचों के चक्रों में नहीं पड़ते। सिंध आपको ऐसा सूबा मिलेगा जहाँ पे हर बोली बोलने वाला शख्स होगा, और पश्तो भी होगा तो पंजाबी भी होगा। और हमने कभी, हमारे सिंधी आपको लाहौर में इस तरीके से नहीं मिले होंगे जैसे पंजाब के लोग होते हैं, या पठान बलूच खैबर पख्तूनख्वा में सिंधी आपको नहीं मिलेंगे, मगर सिंध में आपको मिले, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान बनाने में सिंध का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये अगर वो आ रहा है, आज मैंने जैसे कहा कि 55 लोगों को उन लोगों ने गैस की परमिशन दी है, बड़े बड़े गैस के, उसमें सिंध का एक भी नहीं है। अच्छा, वो कहा कि सब जिनको कंपनीज को दी है परमिशन, जो MNAs हैं उनको दिया है, MNAs को। अच्छा, तो एक भी सिंध का नहीं है, सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जब गैस हमारी है, गैस हम देते हैं। बिल्कुल, ये तो है शाहजी। अब मर्दमशुमारी भी आ गई है। 1 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के अभी भी सुई सदरन गैस के पास पड़े हैं, जो गैस के जो देनी है वो नहीं दे रहे, उसको रोका गया। पैसे दे चुके हैं लेकिन गैस नहीं दी जा रही है। तो ये सेंसस कैसे, मतलब ये भी हो रहा है, ज़ाहिर है इसके अंदर आपके तहफ़्फ़ुज़ात सिंध के खास करके NFC के हवाले से, बाकी चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा है। मर्दमशुमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, अनफॉर्चुनेटली मर्दमशुमारी नहीं हो रही। देखिए, मर्दमशुमारी को आप ऐसे नहीं गिनते कि ये पॉपुलेशन देखनी है, नहीं, सिर्फ ये फिक्र नहीं है। मर्दमशुमारी के पीछे आपकी एजुकेशन है, मर्दमशुमारी के पीछे आपकी हेल्थ है, मर्दमशुमारी के पीछे आपकी जो है वो डेवलपमेंट है, मर्दमशुमारी के पीछे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ इलेक्शन भी है जो नहीं हो पाएगा अगर मर्दमशुमारी नहीं होगी। नहीं, इलेक्शन तो हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, हो जाता है, ज़्यादा आप उसमें ये कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज की रीअलाइनमेंट कर सकते हैं आप, तो वो हो सकता है, कोई वो बड़ा मसला नहीं है। मर्दमशुमारी के पीछे आपका बहुत कुछ और चीज़ें हैं जो मिलती है। NFC है मर्दमशुमारी की। जी बिल्कुल। मगर आप इधर ही आके देख लें इस हुकूमत की कारकर्दगी को, वेट कर लें कि मर्दमशुमारी आप NFC आज तक नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी ने क्यों की? हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, फेडरल 51% फेडरल गवर्नमेंट का शेयर था। फेडरल गवर्नमेंट ने अपना शेयर ख़त्म करके पार्टी 3 पे लेके आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना जो शेयर था वो कम कर दिया, सूबों को दे दिया। बिल्कुल। अच्छा शाहजी, बिल्कुल आखिरी सवाल, चूँकि वक्त खत्म हो रहा है, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बच जाएंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के बाद, और वो आप पहले कह चुके हैं कि उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन और है, और अगर कुछ उससे बरखिलाफ हुआ तो मुश्किल हो सकती है। तो मैं दुआगो हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, आप देख लें, बहुत से आए हैं, बहुत से चले गए हैं। अगर कुछ होता भी है तो फराख दिली के साथ पीपल्स पार्टी का दिल गुर्दा पैदा करे और उसको एक्सेप्ट करें, जैसे जलावतन ने एक्सेप्ट की थी और चले गए थे। चलो, एग्रीमेंट ही करके चले गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस आ गए ना, फिर वापस आ सकते हैं। उनकी फैमिली है, वो है, उनके भाई हैं, बिल्कुल, उन पर एतमाद करना चाहिए। अच्छा, वो आपके ख्याल में शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर कुछ ऐसा फैसला होता है? हम खैर ज्यादा अजम्पशंस पे बात नहीं कर सकते, नहीं लेकिन कर सकता, ये उनका फैसला, पार्टी का फैसला होगा किसको करते हैं। मगर चौधरी निसार भी हो सकते हैं, चौधरी निसार हो सकते हैं, मगर चौधरी निसार अपना इंटरनल मिनिस्टर इस्लामाबाद नहीं संभाल सकते। क्योंकि मुझे देख के सच्ची बात है कि ठीक है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कहता हूँ, पता नहीं क्यों, वो भी मुझे पता नहीं है कि वो क्यों ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मेरे तो वैसे ही सबसे अच्छे हैं, यहाँ ही बैठ के हमारी बड़ी अच्छी कचहरियाँ अपे हुई हैं। मगर वो उस दिन देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो कहा कि इस्लामाबाद नॉट सेफ फॉर द वोमेन। तो जो इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा यहाँ पे खवातीन के साथ और इंटीरियर मिनिस्टर कहे वो सेफ नहीं है, उनके जो लोग हैं क्रिमिनल जो पकड़े नहीं जाए, और कहा है कि 166% बड़ा है जी, बड़ा है, तो वो लोग पकड़े न जाए, उनको सजाएं ना हो। और इंटीरियर मिनिस्टर कहे कि मैं सक्सेसफुल इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, ये सारी बातें खुल के कहता हूँ।
سر بہت بہت شکریہ. ابھی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر گفتگو رہ گئی ہے, وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ خورشید شاہ صاحب کی, آپ نے گفتگو سنی اور بہت تجربہ کار سیاستدان ہے, بہت سارے انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, جو وہ پرسیو کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ انہوں نے بہت محتاط انداز میں بتا دیا ہے. وہ آپ نے گفتگو سن لی ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں, گفتگو سن لی ہے تو اب فیصلہ بھی آپ کیجئے, کیونکہ یہ ہے فیصلہ آپ کا.